मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए क्लासेस में आपका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान की जो कक्षा है, विज्ञान की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 6 जो है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर 6 जो है इसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उनको रासायनिक समीकरण से कैसे हम दर्शाते हैं, फिर उसके बाद में रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, उसे संतुलित कैसे किया जाता है, और उसके बाद में अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन है, वियोजन है, या अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया, या फिर कल जैसे हमने कल की क्लास जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। आज जो है वो हम इस टॉपिक का इस चैप्टर का दूसरा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, जो है उत्प्रेरक। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, अब हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज कि उत्प्रेरक जो है वो होता क्या है। उत्प्रेरक हम किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जब कोई अभिक्रिया होती है, जैसे एक एग्जाम्पल से हम देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? अमोनिया गैसें बनाते हैं। अब ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन शुरुआत में यदि देखा जाए, सामान्य परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन जब हम इसमें आयरन को मिला दें, लोह चूर्ण को जब हम मिला दें, तो लोहे का चूर्ण इसमें मिलाने पर इस अभिक्रिया की दर बहुत जल्दी, बहुत तेज हो जाती है या बहुत बढ़ जाती है और यह अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस लोहे की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जल्दी हो गई, लोहे की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है वो धीमे होती। इसका मतलब यहाँ पर जो लोहा है वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है। अब इसकी दूसरी विशेषता, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभी तक हमने पढ़े हैं कि दो तरह के पदार्थ भाग लेते हैं। एक वे पदार्थ जिनमें बदलाव आता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनको हम अभिकारक कहते हैं, और दूसरे वे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं यानी बनते हैं, जिनको हम उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर ये N2 और H2 जो है वो तो है अभिकारक, और ये जो है वो क्या है? एक उत्पाद। लेकिन यहाँ पर ये तीसरी चीज जो आ रही है, लोहा, आयरन, Fe, ये ना तो अभिकारक है ना ही उत्पाद है, लेकिन फिर भी हमने इसे रासायनिक समीकरण में दर्शा रखा है क्योंकि ये भी अभिक्रिया में भाग लेता है। इन अभिकारकों के साथ में लोहे को मिलाते हैं तो ये उत्पाद बनता है। अब यहाँ पर ये अभिकारक हैं, क्यों? क्योंकि इनकी सांद्रता में कमी आती है। शुरुआत में इनकी सांद्रता उच्च होती है और जब अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी सांद्रता घटती जाती है। लेकिन ये लोहा जो उत्प्रेरक है ये स्वयं अपरिवर्तित रहता है, मतलब इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसके अणुसूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जितनी मात्रा हमने शुरुआत में इसकी ली थी उतनी की उतनी मात्रा अभिक्रिया की समाप्ति पर भी हमें वापस मिल जाती है। तो इसका मतलब इसकी सांद्रता में और इसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता, यानी ये स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित। तो खुद में कोई बदलाव नहीं आता, बस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देता है। वो पदार्थ क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। दो आधार पर हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार, एक उनकी क्रियाशीलता के आधार पर और एक इनकी अवस्था के आधार पर। पहले हम अवस्था के आधार पर पढ़ते हैं, एकदम सीधा सा है। अवस्था के आधार पर यदि हम देखें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो तीन तरह के हो गए, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद जो है उनकी सांद्रता एक समान होती है, वो क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसा जो उत्प्रेरक है वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक जो है और उत्पाद जो है और उत्प्रेरक जो है वो एक ही अवस्था में है, तीनों की तीनों ठोस हैं, तीनों की तीनों द्रव अवस्था में है, तीनों की तीनों गैसीय अवस्था में है, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे इस उदाहरण में देखें, SO2 जो है इसकी अवस्था होती है गैस, ऑक्सीजन ये भी गैस, और SO3 जो बनती है वो भी क्या है? गैस, और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो इसमें उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है वो भी गैसीय अवस्था में है।
तो इसमें अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है और खुद उत्प्रेरक है वो भी गैसीय अवस्था में है, तो इसे हम समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक की बात करें, जैसे इस अभिक्रिया में ये जो आयरन है वो विषमांगी उत्प्रेरक है, कारण इसमें जो नाइट्रोजन भाग लेती है वो गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन है वो भी गैसीय अवस्था में, और उत्पाद अमोनिया जो बनती है वो भी गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। लेकिन लोहा जो हम इसमें डालते हैं वो कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक जो है वो समान अवस्था में नहीं पाए जाते या उनकी अवस्था समान नहीं होती, वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में आयरन या लोहा जो है वो एक विषमांगी उत्प्रेरक है। तो ये दो प्रकार इसके हमने पढ़े, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। सीधा सा है, उत्प्रेरक की अवस्था अभिकारकों और उत्पाद के समान हो तो समांगी उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की अवस्था अभिकारक और उत्पाद से अलग हो तो वो विषमांगी उत्प्रेरक है। फिर है क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक क्या क्रिया दर्शाता है या उत्प्रेरक क्रिया को कैसे प्रभावित करता है या कौन सी क्रिया को प्रभावित करता है, उसके आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, चार प्रकार इसके हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक धनात्मक उत्प्रेरक है, एक ऋणात्मक है, एक स्व उत्प्रेरक और एक जैव उत्प्रेरक, स्व या स्वतः उत्प्रेरक भी कहते हैं। पहले हम बात करें धनात्मक उत्प्रेरक की। सामान्य सही है ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है या रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये परिभाषा जो हमने लिखी है उसमें भी तो यही आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो ज्यादातर जो है वो उत्प्रेरक धनात्मक ही होते हैं, लेकिन परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। अब परिवर्तन दोनों तरह का हो सकता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो परिभाषा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहें। तो धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो क्या होगा? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करता है, बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ये अभिक्रिया इसकी अनुपस्थिति में धीमी होती है, लेकिन जैसे ही इसमें लोहा चूर्ण मिलाया जाता है बहुत तेज हो जाती है। इसका मतलब ये धनात्मक उत्प्रेरक है क्योंकि अभिक्रिया की दर पर धनात्मक प्रभाव डाल रहा है। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर में कमी करते हैं या अभिक्रिया की दर को कम करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहें, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। जैसे उदाहरण H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका अपघटन हो जाता है खुला रखने पर और ये जल और ऑक्सीजन में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन ग्लिसरॉल इसमें मिला दिया जाए तो इसका अपघटन नहीं होगा। अब ये क्योंकि इसके अपघटन की जो दर है वो धीमी हो जाती है, इसलिए ये लंबे समय तक सुरक्षित पड़ा रहता है। अब ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो एक सामान्य महत्व का पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है। इससे संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि H2O2 में ग्लिसरॉल क्यों मिलाते हैं? अब H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक पदार्थ होता है जो नॉर्मली हॉस्पिटल वगैरह में मिलता है। जब चोट लग जाती है हम हॉस्पिटल में जाते हैं पट्टी वगैरह बंधवाने के लिए, तो डॉक्टर उसके ऊपर पानी सा डालते हैं और कई बार जो पानी सा वो डालते हैं उसमें झाग से निकलने लगते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्योंकि वो बोतल में है, बंद अवस्था में है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जैसे ही वो बाहर आएगा, बाहर आते ही क्या होगा? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करेगा, गैस बनेगी पानी में, तो इसका मतलब उसमें बुलबुले से उठेंगे यानी झाग से बनेंगे, यानी यहाँ पर उसका अपघटन हो रहा है। वो शुद्ध अवस्था में है तो ही वो क्या होता है? जीवाणुनाशी का काम करता है। अब वो शुद्ध अवस्था में रहे, जीवाणुनाशी के रूप में रहे, इसके लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं ताकि उसका अपघटन नहीं हो। कारण ग्लिसरॉल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया की दर को यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को कम कर देता है। तो प्रश्न ये आए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल मिलाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खुला रखने पर वह अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसमें यदि ग्लिसरॉल मिला दिया जाए तो इसके अपघटन की दर जो है वो बहुत धीमी हो जाती है या यह जल्दी अपघटित नहीं होता, क्योंकि ग्लिसरॉल यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इसलिए H2O2 को संरक्षित रखने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न वगैरह जो है वो पूछा जाता है इसके संदर्भ में, CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में जो सामान्यतः निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है, बेहोश करने के लिए इसे काम में लेते हैं।
कई बार देखा होगा टीवी फिल्म धारावाहिक वगैरह में कि कई बार चोर वगैरह जो हैं वो रुमाल के ऊपर एक पदार्थ सा डालते हैं, द्रव्य डालते हैं और फिर उसको सुंघाते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। वो क्लोरोफॉर्म होता है जिसका अणुसूत्र होता है CH-Cl3। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है उसकी कमी क्या है? क्लोरोफॉर्म को जब हम खुले में रख दें तो वो हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? COCl2 जिसका नाम है फास्जीन। और ये फास्जीन जो है वो एक विषैली गैस होती है और ऐसी विषैली गैस यदि किसी व्यक्ति को सुंघा रहे हैं तो उसके शरीर में चली जाए तो उससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्लोरोफॉर्म जो है वो सुरक्षित रहना जरूरी है या फिर सेफ रहे, उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं? ये मिलाते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन और HCl बनाता है। इसमें यदि हम C2H5OH मिला दें, एथेनॉल होता है, एथेनॉल को इसमें मिला दिया जाए तो इस अभिक्रिया की दर जो है वो बहुत घट जाती है और उसके कारण से क्लोरोफॉर्म जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता या फॉस्जीन में परिवर्तित नहीं होता। तो क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिलाकर क्यों रखते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करने पर, खुला होने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है जो हानिकारक होती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म की इस क्रिया को रोकने के लिए उसमें C2H5OH या कह सकते हैं एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, ये मिलाते हैं क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये दो चीजें, दो उदाहरण इसमें हमने पढ़े। एक फिर है स्व या स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब इस समीकरण में हमने देखें तो उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, यहां हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये जो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं, इसमें ये जो उत्पाद बना है इसको एथिल, इसे पदार्थ को इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं या एथेनोइक अम्ल जो है वो इसको कहा जाता है। ये एसिटिक अम्ल खुद क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये एस्टर, एथिल एसीटेट जल से क्रिया करके एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनाता है। शुरुआत में ये अभिक्रिया धीमी होती है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल के कुछ मोल या अणु जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, अभिकारक के रूप, उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। इसका मतलब हमने कोई भी उत्प्रेरक या कोई अलग पदार्थ इसमें नहीं मिलाया, फिर भी अभिक्रिया की दर शुरुआत की तुलना में बढ़ क्यों गई? क्योंकि जो उत्पाद बना है वो उत्पाद खुद क्या कर रहा है? इसमें स्व उत्प्रेरक का काम करता है। तो इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल स्व उत्प्रेरक की तरह से कार्य करता है। इसके बाद में आता है जैव उत्प्रेरक। ऐसा पदार्थ जो जैविक अभिक्रियाओं या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित करता है, उसे हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैविक अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? जो जीवों की कोशिकाओं में, उनके जीव द्रव्य में होती हैं, हमारे शरीर में होती हैं, पेड़ पौधों में होती हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन, ये सारी जैविक अभिक्रियाएं हैं। इनको प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक हैं वो जैव उत्प्रेरक हैं और इनको एक दूसरा नाम एंजाइम भी नाम इनको दिया जाता है। तो एंजाइम जैसे भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम, शर्करा, स्टार्च का अपघटन होने पर माल्टोज बनता है। माल्टोज शर्करा माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटती है और क्या बनाती है? ग्लूकोज। तो यहाँ पर माल्टेज जो है वो क्या करता है? इस माल्टोज के अपघटन को या पाचन को बढ़ा देता है। तो माल्टेज एक एंजाइम है, यानी यहाँ पर क्या है? एक जैव उत्प्रेरक है। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर चार प्रकार: धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को कम करते हैं, स्व उत्प्रेरक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले उत्पाद खुद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, और जैव उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करे। ये जो है वो हमने उत्प्रेरकों के अलग अलग प्रकार पढ़े। अब इसके बाद में उत्प्रेरक के संदर्भ में एक और चीज जो है वो पूछी जाती है। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह जो पढ़ी हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो 3 पदार्थ निकल कर आ गए। एक हो गए अभिकारक, एक हो गए उत्पाद और एक हो गया उत्प्रेरक। अब यहाँ पर हम एक और विशेषता जो है वो पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो ना तो अभिक्रिया में अभिकारक की तरह से काम करते हैं, ना उत्पाद की तरह से, और ना उत्प्रेरक का काम करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ऐसे पदार्थ जो हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो हैं उनकी हम बातें करें तो उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थ जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं, लेकिन खुद उत्प्रेरक का काम नहीं करते हैं।
ऐसे पदार्थों की हम बात करते हैं। तो वो दो प्रकार के हैं, एक जो है वो है उत्प्रेरक वर्धक और एक जो है वो कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। अब परिभाषा वगैरह में देखें तो सीधा सा हो गया, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं उसके लिए जहर का काम करते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो सीधा सा हो गया, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, घटाते हैं। उदाहरण देखें दोनों का, इस उदाहरण को ध्यान में रख लो। ये जो उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैसें बनाते हैं। इसमें आयरन लोहा जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है। अवस्था हम यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे क्योंकि वो तो समांगी विसमांगी को दर्शाने के लिए था। तो सामान्य समीकरण इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। इसमें जब हम आयरन या लोहा मिला दें तो इस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन इस आयरन के साथ साथ एक और पदार्थ या धातु मोलिब्डेनम होता है, ये मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम और मिला दिया जाए तो इस अभिक्रिया की दर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। केवल लोहा मिलाने पर अभिक्रिया की दर जितनी होती है, मोलिब्डेनम और लोहा दोनों मिलाने पर अभिक्रिया की दर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ गई। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि मोलिब्डेनम ने आयरन की क्रियाशीलता या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दिया। अब हम ये एक चीज थोड़ी सी दिमाग में आती है कि हम इसे खुद उत्प्रेरक क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा रहा है। तो उसका कारण ये होगा कि इस अभिक्रिया में हम लोहे को उपस्थित रखें और फिर उसमें साथ में मोलिब्डेनम मिला दें तो अभिक्रिया की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अकेले लोहे की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है, मोलिब्डेनम मिलाने पर और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम केवल मोलिब्डेनम मिला दें और आयरन नहीं मिलाएं तो अभिक्रिया की दर शुरुआत में बिना उत्प्रेरक के जितने होने चाहिए सामान्य परिस्थिति में उतनी रहती है। यानी अकेला मोलिब्डेनम जो है वो अभिक्रिया की दर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम ही नहीं करता है। ये सीधे उत्प्रेरक को ये सीधे अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, ये तो उत्प्रेरक को प्रभावित करता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो उत्प्रेरक है तो ये अभिक्रिया की दर में वृद्धि करेगा, उत्प्रेरक नहीं है तो ये अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए ये सीधा उत्प्रेरक नहीं होकर क्या कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब दूसरी बात करें उत्प्रेरक विष की। इसी अभिक्रिया में यदि हम लोहे के साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मिला दें तो उस स्थिति में लोहे को मिलाने पर या लोहे चूर्ण डालने पर अभिक्रिया की दर में जो वृद्धि हुई थी कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, वो अभिक्रिया की दर है वो फिर घट जाती है। इसका मतलब ये इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, मोलिब्डेनम जो था वो उत्प्रेरक वर्धक का उदाहरण था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक विष का उदाहरण यहाँ पर हो गए। तो इस प्रकार से हमने उत्प्रेरकों के ये अलग अलग प्रकार वगैरह जो हैं वो सारे पढ़े। अब इसके बाद में लास्ट में इस चैप्टर में या इस पाठ में जो बिंदु दिया है वो है उत्प्रेरक के गुण। अब उत्प्रेरक के गुणों वगैरह की बात करें, केवल सैद्धांतिक बातें हैं जो नोट्स वगैरह में आपको लिखवाए हुए हैं उनको ध्यान में रख लें। क्या विशेषताएं हो जाएंगी, उत्प्रेरक जो हैं वो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं में अपरिवर्तित रहते हैं। जो हमने परिभाषा में पढ़ा था वो चीज आ गई। दूसरा गुण है ये उत्प्रेरक जो हैं वो क्रिया विशिष्ट होते हैं। क्रिया विशिष्ट का मतलब क्या होगा, जैसे इस अभिक्रिया में आयरन जो है या लोहा जो है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो यूं नहीं है कि लोहा हर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करने लगे। इस अभिक्रिया में लोहे को मिला दें, लोहा चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अभिक्रिया में ये प्रभावित करेगा इसको। तो आयरन जो है वो इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है, ग्लिसरॉल इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। तो ये उत्प्रेरक जो है वो क्रिया विशिष्ट होते हैं। विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा तीसरी चीज, उत्प्रेरक जो है वो सूक्ष्म मात्रा में ही प्रभावी होते हैं। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा यदि मिला दें, इस अभिक्रिया में को हम करवा रहे हैं
आयरन चूर्ण, लोहे का चूर्ण थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब यूँ नहीं है कि लोहा चूर्ण की मात्रा हम बढ़ाते जाएं तो अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा और बढ़ती जाए। थोड़ी मात्रा में जितना ये प्रभाव डालता है, मात्रा बढ़ाने पर भी प्रभाव वही पर रहेगा। इसका मतलब उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही जो है वो क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा उत्प्रेरक का एक गुण और होता है, उत्प्रेरक जो हैं वो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करवा सकते हैं, वो केवल अभिक्रिया की दर में क्या करते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ये इनकी गुण है या इनकी प्रकृति है। यदि आयरन नहीं हो तो भी ये अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया तो ये करेंगे, या अभिक्रिया की शुरुआत तो ऐसे ही हो जाती है बिना आयरन के भी, लेकिन वो बहुत धीमी होती है। उत्प्रेरक बस उसकी दर को बढ़ा सकता है। अब यूँ नहीं है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करे ही नहीं, अब यदि वो क्रिया करते ही नहीं है तो फिर उसके साथ में कोई भी उत्प्रेरक मिलाएं वो अभिक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो अभिक्रिया जो है उसकी शुरुआत अपने आप से ही होती है या अभिकारक उसकी शुरुआत करते हैं। उत्प्रेरक उनके मध्य अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करवा सकता, केवल वो क्या करता है, दर में वृद्धि करता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, वह केवल अभिक्रिया की दर को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। और इसके अलावा ये जो अभिक्रिया है वो बंद पात्र में यदि करवाएं तो कैसी होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें दो तरफ ये अभिक्रिया चलती है, एक अग्र दिशा में जिसमें अभिकारक उत्पाद बनाते हैं और एक पश्च दिशा में जिसमें उत्पाद जो है वो वापस अभिकारक बना लेते हैं। अब यदि इसमें हमें लोहे को डाल दें तो ये कौन सी अभिक्रिया को प्रभावित करेगा, दोनों को। तो यदि अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की है और उसमें कोई उत्प्रेरक जो है वो भाग ले रहा है, तो वो उत्प्रेरक चाहे अग्र अभिक्रिया हो चाहे पश्च अभिक्रिया हो, दोनों ही अभिक्रियाओं को ये प्रभावित करेगा। इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ये दोनों अभिक्रियाओं पर बराबर रूप से प्रभाव डालता है। तो ये है उत्प्रेरक के गुण। तो आज हमने उत्प्रेरक की विशेषता या उत्प्रेरक की परिभाषा, उसके प्रकार, अवस्था के आधार पर, क्रिया के आधार पर पढ़े और फिर उत्प्रेरक के गुण जो हैं वो हमने पढ़े। इसके साथ ही अपना ये जो चैप्टर है या पाठ है वो पूरा होता है। उसके बाद में कल से हम अगला पाठ जो है वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने इस पाठ से संबंधित जो 5 क्लासें हमने ली हैं, पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है, उन सबको आपने देखा होगा, उसके अनुसार आपने इस चीज़ को समझा होगा और उसके बाद में नोट्स वगैरह जो PDF फाइल में आपको करवा रखे हैं उनको आपने अपनी कॉपी में भी नोट किया होगा। एक क्लास में ये चैप्टर पहले भी थोड़ा करवा दिया था, थोड़ा सा बचा था, आप उसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन आंसर हैं वो बाद में जब दोबारा सुचारू रूप से क्लासें शुरू होंगी तब हम उसमें कर लेंगे, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता हो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।